तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में चलिए हम रीड करते हैं इसको। एंड वी हैव एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर बेस्ड क्वेश्चन है, इज बेंट इन सच अ वे दैट द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, ठीक है। तो उसकी एक इक्वेशन हमको दे रखी है दोस्तों, और आप देख सकते हो कि एक इक्वेशन दे रखी है। सर ये इक्वेशन इंक्लाइन प्लेन में तो इक्वेशन होती नहीं थी, जैसे इंक्लाइन प्लेन तो कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से कुछ इंक्लाइन प्लेन होता है, यहाँ पर इंक्लाइन एंगल थीटा होता है। लेकिन देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, ये कर्व नहीं बनाना चाहता है जे चाहता है कि कुछ इस तरीके का कर्व हो, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला। तो ये एक ऐसा इंक्लाइन है जिसके अंदर एंगल लगातार क्या हो रहे हैं, एंगल लगातार चेंज हो रहे हैं, राइट। चलिए, तो वेयर y इज द वर्टिकल एंड x इज द हॉरिजॉन्टल, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर है x और यहां पर है y। इफ द अपर सरफेस ऑफ दिस कर्व्ड प्लेन इज रफ, तो हमको बोला गया है कि ऊपर की तरफ जाने पर हमको रफ सरफेस मिलती है, यानी कि ये क्वेश्चन किसका हो गया, ये क्वेश्चन एनएलएम के बाद जो हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं उसका हो गया, राइट। तो रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे रखा है, म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दे रखा, तो उसको हम सेम ही मानकर अभी चल रहे हैं। द मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर, इसका यूनिट का ध्यान रखेंगे, एट विच ए स्टेशनरी ब्लॉक विल नॉट स्लिप डाउनवर्ड, यानी कि अगर वहां पर इंक्लाइन प्लेन पर अगर ब्लॉक रखा जाए तो वो स्लिप नहीं करे, और उसके अंदर भी कोई नॉर्मल हाइट नहीं बल्कि मैक्सिमम हाइट। इसको हम डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कटोरा है, स्फेरिकल बॉल मान लेते हैं, लेकिन स्फेरिकल नहीं है, पैराबोलिक है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कर्व आपका पैराबोला। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को, अगर ये रफ सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगा तो सर यहाँ पर रखने पर हो सकता है कि वो स्लिप नहीं करे, वो वहीं पर रह जाए। क्यों? स्लिप नहीं करने की टेंडेंसी यहाँ पर हम बोल सकते हैं है इसके अंदर, और स्लिप नहीं कर रहा है उसका कारण ये कि सर ये एंगल छोटा होगा। अगर ये एंगल छोटा होगा तो इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर ब्लॉक को रखते जाओगे, यस यू गेस्ड इट राइट। आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं सर ऊपर तक ले जाऊंगा, सर कहीं ना कहीं पर वो क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। क्या यही जहां पर वो जस्ट स्लिप करने वाला होगा, क्या वहीं पर मैक्सिमम हाइट पूछी है? तो यस, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड भी है। कैसे करना है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन कराना चाहता हूं। जब हम इंक्लाइन प्लेन पढ़ते हैं तो हम कंडीशन फॉर जस्ट स्लिपिंग देखते हैं, ठीक है। तो कंडीशन फॉर जस्ट स्लिपिंग क्या होती है कि अगर एक ब्लॉक यहां पर है, सर ये तो एक स्ट्रेट इंक्लाइन प्लेन है, हाँ बेटा स्ट्रेट इंक्लाइन प्लेन है तो सही, लेकिन हम कॉन्सेप्ट यहां से सीखेंगे। तो इधर की तरफ कौन खींच रहा होता है, सर mg का एक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं mg साइन थीटा। इधर की तरफ कौन इसको सरफेस को प्रेस कर रहा होता है, वो होता है आपका mg cos थीटा, राइट। जो इस mg साइन थीटा को झेल सकता है वो है फ्रिक्शन अलोंग दी सरफेस, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमको पता होती है म्यू इंटू एन। तो म्यू और थीटा में एक रिलेशन आ जाता है। यहां पर इसको नहीं चलने के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, सर फ्रिक्शन जस्ट mg साइन थीटा को क्या कर देगा, बैलेंस। अब मुझे ये पता है कि जो भी फ्रिक्शन होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है या उससे कम ले सकता है, तो इट इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्सिमम। लेकिन हमको ये पता है दिमाग में कि एफ मैक्सिमम म्यू इंटू एन होता है, यस। तो यहाँ से कंडीशन आती है mg साइन थीटा लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाता है म्यू इंटू नॉर्मल, राइट। नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा क्यों होती है, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर n जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये mg cos थीटा जो है वो यहाँ पर लिख दिया गया। इससे हमको पता लगता है कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, tan थीटा होनी चाहिए। ये हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल्स भी देते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं पर देखा होगा कि अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। सर इस क्वेश्चन से इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि एक कर्व जैसे ही मिल जाता है तो ये मैथ्स और फिजिक्स को साथ में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कर्व के मिलते ही क्या मैं dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ? हाँ सर, dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप होता है, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। हाँ अब आ गया है समझ में। अब हमको समझ में आ गया है कि ये जो tan थीटा है
ये एक नए तरीके से निकालने के लिए जेई ने क्वेश्चन दिया है और ये टेन थीटा हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स से। तो हमारे पास कितना है सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 है सर, और इसके अंदर हम डी वाई बाई डी एक्स अगर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x, 2 से 2 कटा और ये हो गया आपका x बाई 2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं म्यू की वैल्यू कितनी थी, म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी थी सर, तो 0.5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 2। ये हमको यहाँ पर पता लग गया सर। यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 ऐसा हम यहाँ पर कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू हमको ये पता लग जाएगी कि वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि x की वैल्यू इससे ज़्यादा होने पर सर स्लाइड कर जाएगा, लेकिन हमको स्लाइड नहीं कराना। अगर मुझे x पर कंडीशन आ गई तो क्या मेरे को हाइट पर भी कंडीशन आ जाएगी? यस, हाइट पर कंडीशन कैसे आ जाएगी सर, हमारे पास y और x में रिलेशन है। तो हम ये देख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 अगर कोई हमको दे देता है तो हम यहाँ पर x के ऊपर जस्ट क्रिटिकल कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। क्या ये y की मैक्सिमम वैल्यू होगी? यस, क्योंकि हम x की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं कर सकते, x की वैल्यू 1 या 1 से कम रखनी पड़ेगी। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो हम y की मैक्सिमम वैल्यू को 1/4 बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू आई है 1/4, क्या वो ऐसा यूनिट में आएगी? यस, अगर वो ऐसा यूनिट में आएगी तो वो मीटर में है, उसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा और फिर यहाँ पर हमको आंसर लिखना होगा। राइट, तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है क्या वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। यस सर, 1/4 मीटर जो है वो 25 सेंटीमीटर ही होता है। और इस तरीके से यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसे आपने समझाया था वैसा का वैसा ही है। इधर की तरफ यहाँ पे कंडीशन याद दिलाई गई और फिर उसके बाद हमने टेन थीटा को क्या किया, हमने टेन थीटा को डिफरेंशिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा कि डी वाई बाई डी एक्स होता है एंड देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन, कैसा लगा ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सीरीज में लिया है? बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है ये देखते हैं। सर एक डायग्राम तो दे रखा है, अरे सर डायग्राम के अंदर ही म्यू की वैल्यू भी हमको दे दी गई है, इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन से रिलेटेड जरूर लग रहा है। चलिए चलते हैं। एज शोन इन द फिगर, अ ब्लॉक ऑफ मास √3 kg is kept on a horizontal rough surface of coefficient of friction 1/3√3. The critical force to be applied on the vertical surface as shown at an angle 60 degree with the horizontal. 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि एक ऊपर से लगने वाला एक फोर्स दिख रहा है जो कि ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, लेकिन एक एंगल पे इंक्लाइंड है। सर दैट इट डज नॉट मूव, ब्लॉक को मूव नहीं कराना है, ऐसी बात इन्होंने करी है। विल बी 3x और हमको फिर इन्होंने x की वैल्यू निकालने को बोली है। तो जो क्रिटिकल फोर्स है, मैंने आपको एक नाम पहले भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि फॉर क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन एक्चुअली क्या होती है, जस्ट स्लिपिंग वाली कंडीशन को हम क्रिटिकल कंडीशन कह देते हैं। तो जस्ट स्लिपिंग वाली कंडीशन को हम देखकर फ्रिक्शन की वैल्यू को म्यू इंटू एन लिख सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं। और ये जो क्रिटिकल फोर्स यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकालनी है हमको, ये निकाली जा सकती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस इधर से लग रहा है एक फोर्स, इधर से लग रहा है एक फोर्स, नीचे की तरफ कितना होता है सर, mg होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है सर, ऊपर की तरफ नॉर्मल होता है। सर इस फोर्स के जो कि हॉरिजॉन्टल से, अब नीचे से हॉरिजॉन्टल लोगे या ऊपर से लोगे एक ही बात होती है। सर यहाँ से एंगल कोई थीटा बना रहे, वो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। सर एक कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल में f cos थीटा हो जाएगा और एक कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल में f sin थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, f sin थीटा mg को कौन झेल लेगा, नॉर्मल झेल लेगा, क्योंकि ये कहीं जा ही नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा, तो इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल में भी इक्विलिब्रियम में और हॉरिजॉन्टल में भी इक्विलिब्रियम है। तो f का जो इधर का कंपोनेंट है वो क्या है, f cos थीटा। सर उसको कौन झेलेगा, अगर यहाँ पर स्मूथ सरफेस होती तो चलने लगता, इसीलिए यहाँ पर रफ सरफेस कुछ ऐसी दी है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो राइट में लगेगा और इस f cos थीटा को क्या करेगा, झेल लेगा। राइट, तो हम इसके अंदर अगर वेक्टर डायग्राम बनाएं तो वेक्टर डायग्राम क्या कहता है कि इधर की तरफ आप f cos थीटा लिखिए, इधर की तरफ आप f sin थीटा लिखिए, नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है तो उसको यहाँ पर दिखा दीजिए,
ये mg और f sin थीटा एक ही टीम में हो जाएंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे तो सर नॉर्मल लग जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। क्रिटिकल कंडीशन में सर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन लिखनी चाहिए, यस बिल्कुल। क्रिटिकल कंडीशन में फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, लेकिन सर एन तो पता ही नहीं है बेटा। एन को ही हम किसके टर्म्स में, mg और f sin थीटा के टर्म्स में लेकर आएंगे और इस वाली इक्वेशन को इसके बराबर कर देंगे। यानी कि सर दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक तो हमको नॉर्मल भी नहीं पता है और हमको एक कैपिटल F की वैल्यू भी नहीं पता है। बिल्कुल सही समझे। जैसे ही कैपिटल F मिलेगा दोस्तों, जो इन्होंने हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, कैपिटल F की वैल्यू बोल दी है 3x। मान लेते हैं कि अगर मैं कैपिटल F की वैल्यू निकाल लेता हूं, लेट्स सपोज 30 न्यूटन, लेट्स सपोज 30 न्यूटन, तो इसको 3 इंटू 10 लिखा जा सकता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। और अगर ये इसकी वैल्यू 15 आ जाती है तो 3 इंटू 5 से हम उसको 15 कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हम 5 लिख देंगे। इस तरीके से हमको अपना आंसर निकालना होगा। तो हमने एक थीम तो बना ली है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, f/2 हो जाएगी। इधर की तरफ f sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 f/2, और वो mg के साथ में ऐड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके अंदर वर्टिकल में फोर्स बैलेंस और हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर देते हैं। तो इन वर्टिकल आपने ध्यान दिया होगा तो ऊपर की तरफ नॉर्मल था और ये नॉर्मल ही अकेला mg को भी और f sin थीटा जो sin 60 डिग्री है उसको हम क्या लिख देते हैं, √3/2। ऐसे में हमको m की वैल्यू दे रखी है, g की वैल्यू दे रखी है, सो नीड नॉट टू वरी, इसको हम बाद में लिख देंगे। इन हॉरिजॉन्टल, सर इन हॉरिजॉन्टल जो आपका फ्रिक्शन था जो म्यू इंटू एन था, उसकी वैल्यू जो है वो f cos 60 डिग्री से बैलेंस हो रही थी, यानी कि f/2। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम इजीली कैपिटल F की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और N की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। तो अब इतना सा टास्क तो आपका है, ठीक है। कहीं ना कहीं पर आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने यहाँ पर आपके लिए काम कर दिया है, तो ये हमको खुद सॉल्व करना चाहिए। वैसे यस, वैसे तो खुद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कौन कौन सा डेटा हमारे पास मौजूद है देख लें। अगर तो म्यू की वैल्यू 1/3 √3 दे रखी है और मास की वैल्यू √3 दे रखी है, sin 60 cos 60 देने की जरूरत नहीं थी, g की वैल्यू 10 दे रखी है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी n = √3 इंटू 10, यानी कि 10√3 प्लस √3 f/2, ठीक। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1/3 √3 थी, 1/3 √3, तो यही यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 1/3 √3 इंटू n = कैपिटल F/2। क्या इन दोनों इक्वेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है? हाँ सर, हम n की जो ये टोटल वैल्यू है उसको यहाँ पर डाल देते हैं या फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या इसी तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाता था। बिल्कुल सही है सर, आपने एकदम सही तरीके से एक्सप्लेन करते हुए हमको वेक्टर्स वगैरह के बारे में जानकारी दे दी। हॉरिजॉन्टल के अंदर इक्वेशन हमने लगा दी, वर्टिकल के अंदर हमने इक्वेशन लगा दी, और फिर हमारा जो फाइनल आंसर आता है दोस्तों, उसकी जो वैल्यू आई है x की, वो यहाँ पर आई है आपकी 3.33। तो ये जो टोटल फोर्स की वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, 10, ठीक है। तो अगर किसी फोर्स की वैल्यू 10 आ जाती है और अगर कोई 3x उसको लिखना चाहेगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10/3। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप सेकंड प्लेस डेसिमल तक जाइएगा, तो यहाँ पर होता है आपका 3.33 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और हमारे पास रिवीजन के लिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो हमको दिया हुआ है स्टैंडिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। पढ़ते हैं साथ में, चलो। A person is standing on a spring balance inside a stationary lift measures 60 kg। अगर लिफ्ट नहीं चल रही तो उसका वेट, वेइंग मशीन जो वहां पे रखी हुई होगी वो 60 kg दिखाती है। The weight of that person if the lift descends, descends का मतलब नीचे आना, with uniform downward acceleration, और acceleration भी downward है, of 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बताना है कि कब कौन सा वेट यहाँ पर वो होगा, और यहाँ पर n लगा हुआ है। व्हाट डू मीन बाय n? n का मतलब है
न्यूटन के अंदर। यस सर, ये तो अजीब बात है और गलत बात है। यहाँ पर तो 60 केजी के अंदर वेट दे रखा है, यहाँ पर भी केजी के अंदर देते। देखो आगे एन लिख दिया तो न्यूटन में आंसर देना पड़ेगा, केजी लिख देते तो फिर केजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मास रीड किया है वो हम यहाँ पर बता लेते। हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा रिविजन करा सकते हैं कि अगर एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है और उस पर इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं एक्सेलरेट करेगा तो mg और नॉर्मल बराबर हो जाएंगे। और वेइंग मशीन मेजर क्या करता है सर? नॉर्मल मेजर करता है, ठीक है। तो यहां पर mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल हो जाए। तो इन्होंने शुरुआत में बोला कि जो आपकी वेट है वो 60 kg शो करता है, लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल को हमको न्यूटन में अगर निकालना होगा तो वो 600 आएगा, ये हमको पता है। तो इनिशियली n इज इक्वल टू mg में हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी है 60 इंटू जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। ये तो इनिशियली उसे इनिशियल से तो लेना देना ही नहीं है, हाँ इनिशियल से बस इतना लेना देना है कि इसकी मास की वैल्यू मिल जाती है, मास की वैल्यू 60। सर अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है कोई ए तो हम एनएलएम की इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया इनिशियली। और अब ये जो नॉर्मल हो जाएगा ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको हम एन डैश बोलते हैं। तो नीचे आने पर हम लिख सकते हैं कितना mg माइनस एन डैश इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे में हमको मास की वैल्यू भी पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता है और mg की वैल्यू भी हमको पता लग गई क्योंकि वो 600 हो जाएगी। एन डैश की वैल्यू मिल जाएगी सर, एन डैश को उठा के उधर ले जाऊंगा, एम ए को उठा के उधर ले जाऊंगा, तो एन डैश की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी माइनस ए, जिसमें से m की वैल्यू सर 60 है, g की वैल्यू कितनी लेने को बोली है 10, a की वैल्यू कितनी लेने को बोली है सर 1.8। क्या हम यहाँ पर 10 में से 1.8 घटाकर उसको लिख पाएंगे 60 से मल्टीप्लाई करके? बिल्कुल। तो ये एक इजी सवाल था, हम इस क्वेश्चन को इजी रेट कर सकते हैं। यानी एनएलएम से रिलेटेड जिसके अंदर कहीं फ्रिक्शन नहीं होता उसको थोड़ा सा इजी और सिंपल रखा जा सकता है कभी कभी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो आपका आंसर आएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि न्यूटन में आंसर देना है और न्यूटन में ही आंसर देंगे, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि 60 को 8.2 से मल्टीप्लाई करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही चलो डिकोड करके बताओ कि कहाँ से आया होगा, एक बार चलो अच्छे से रीड करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज लॉन्च्ड अप ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, ओके, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आगे जल्दी पढ़ते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज इतना, ओके। इफ द टाइम ऑफ एसेंट, अब देखो डिसेंट वाला टर्म यूज किया था पिछले क्वेश्चन, डिसेंट का मतलब नीचे आने का, एसेंट का मतलब कि ऊपर जाने का। तो जब इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ मतलब कि अलोंग द इंक्लाइन में ऊपर की तरफ जा रहे होंगे और नीचे की तरफ आ रहे होंगे, उसमें कोई टाइम डिफरेंस है, ये पता लगा है कि जो टाइम ऑफ एसेंट है वो आधा है किसका, टाइम ऑफ डिसेंट का। उल्टा भी बोल सकते हैं सर, टाइम ऑफ डिसेंट डबल है आपके एसेंट का, ठीक है। तो एसेंट वाला जो टाइम है वो आधा है डिसेंट का। तो एसेंट में क्या होता है, ऊपर चढ़ने में क्या होता है, नीचे उतरने में क्या होता है, ये चीज यहाँ पर हमको समझनी होगी। तो जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ब्लॉक को हमने ऊपर फेंका होता है, तो उसका डिसलरेशन कितना होता है ये हमको जानकारी हासिल करनी जरूरी है। तो इधर की तरफ कितना लगेगा सर, mg sin थीटा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू दी वेज ऊपर की तरफ है अप दी इंक्लाइन, तो फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगेगा और वो काइनेटिक होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन को डायरेक्टली म्यू इंटू नॉर्मल लिखा जा सकता है, तो म्यू इंटू mg cos थीटा। तो इतना फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इन फोर्स को टोटल करके अगर मैं m से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे डिसलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इधर पीछे की तरफ जो आपका डिसलरेशन का मैग्नीट्यूड है दोस्तों, उसको हम a1 ले लेते हैं और उस a1 की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पर g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा मिल जाएगा। मैंने क्या किया है सर, m को कॉमन लेकर m से डिवाइड कर दिया। ये तो हो गया आपके एसेंट के लिए। और बताइए एसेंट का ऊपर चढ़ने वाला जो डिस्टेंस है उसको कितना मान लेते हैं, l डिस्टेंस मान लेते हैं। कितना टाइम लग रहा होगा सर, t1 मान लेते हैं। ऊपर जाकर कहीं ना कहीं रुका होगा, हाँ ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0। क्या वापस से आ रहा है, देखो वैसे सर जरूरी तो नहीं है कि वापस आए, ऊपर चढ़ते 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 कहीं रुक भी सकता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन जब इन्होंने बोल दिया है कि डिसेंट के टाइम और इस टाइम को हमने क्या किया है,
कंपेयर किया है तो वो वापस आया होगा। तो जब ये वापस आएगा तो उसके अंदर कौन सा एसोलेशन काम आएगा? क्या सर सेम एसोलेशन काम में आएगा? देखो बेटा, अगर सेम एसोलेशन काम में आता तो फिर जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता। क्यों? क्योंकि आपकी डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल करनी है। तो आने वाला एक्चुअली जो एसोलरेशन है वो इस डिसोलरेशन के मैग्नीट्यूड से अलग होता है। कैसे अलग होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर अगर ऊपर से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर की तरफ क्या लगेगा? mg sin थीटा। सर इसके अंदर फ्रिक्शन लगेगा। हाँ देखो, ये स्लाइड इनिशियल स्पीड 0 है लेकिन स्लाइड हो ही जाएगा, dt टाइम में स्लाइड होना चालू हो जाएगा। उस dt टाइम के बाद ही आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ नहीं होता है, म्यू mg cos थीटा होता है और इसके मोशन के विरुद्ध लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर वापस आना है तो एक्सेलरेशन होना जरूरी है। और ऐसे में a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? सर mg sin थीटा का विरोध कर रहा है म्यू mg cos थीटा, तो हम बोल सकते हैं कि mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m। वही m से m हमारे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपकी a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। देखिए ये हम हमारे नोट्स के अंदर ही लिखवा देते हैं। ये हम हमारे नोट्स में ही लिखवा देते हैं और ये काफ़ी प्रैक्टिस में भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें अधिकतर लोगों को याद भी होती हैं कि सर ऊपर जाने में डिसोलेशन में माइनस नहीं बल्कि प्लस आता है और नीचे की तरफ जब ये एसोलेट करता है तो इसके अंदर आता है माइनस। सर इसका एसोलेशन कमज़ोर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसको ज़्यादा टाइम लगा है डिसेंट में, राइट। अब हमारी बात आ रही है काइनेमेटिक्स की। इसी क्वेश्चन के अंदर काइनेमेटिक्स कैसे लगेगा कि सर ऊपर जाते वक्त जो आपका क्या हो रहा है, आपका डिसोलरेशन हो रहा है। इनिशियल स्पीड तो दे नहीं रखी, इनिशियल स्पीड नहीं दे रखी, लेकिन फाइनल स्पीड कितनी दे रखी है? 0। सर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को L मान लूँ, वापस आने वाली लेंथ भी L ही है तो इसको हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जाने वाला जो टाइम है अगर मैं उसको T मान लेता हूँ तो वापस आने वाला टाइम को हम 2t मान लेंगे डिसेंट में, है ना, नॉट अ वेरी बिग डील। सर इसके अंदर मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर कैसे लगाऊं? u तो दिया ही नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर को जब मर्ज करते हो बेटा तो उसकी वैल्यू L की वैल्यू आ जाती है डायरेक्टली हाफ इंटू a1 इंटू ये t1 मान लो भले आप, तो ये t1 का स्क्वायर ऐसे आ जाता है। ओके, मैंने क्या बोला? जब v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर को हम यहाँ पर टाइम के साथ में लिखने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से आया, तो उसमें u को रिप्लेस किया हमने, सिंपल सी बात। और वापस आने में, सर वापस आने के अंदर तो बड़ा आसान है। इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि वहाँ पर जाकर वो रुक गया था, तो इसको मैं कैलकुलेट करना बड़ी आसानी से जानता हूँ। L इज इक्वल्स टू हाफ इंटू a2 इंटू t2 स्क्वायर। अब मुझे t1 और t2 का रेशो पता है तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर a1 और a2 के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और फाइनली हमको जो चाहिए वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी उसके अंदर मान लेते हैं कि रूट 3/5 आई है तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, रूट 7/5 आई है तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी, राइट। तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। L इज इक्वल्स टू हाफ a2 t2 स्क्वायर है और L ही इज इक्वल्स टू हाफ इंटू a1 इंटू t1 स्क्वायर। t1 की वैल्यू को t लिखेंगे और t2 की वैल्यू को 2t लिखेंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और फिर इनका रेशो ले लेंगे, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू। तो ये म्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। वही टाइम का फंक्शन इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि भाई जो एसेंट है वो आधा है डिसेंट से, या डिसेंट वाला डबल है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी एसेंट के लिए, देख लो आपने जो एसोलेशन यूज हुआ ये हो गया, और जो डिसेंट के लिए एसोलेशन हुआ वो माइनस वाले टर्म के साथ हो गया। फिर उसके बाद हम इसको अबाव कैलकुलेशन कर लेते हैं और फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाता है? √3/5। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है और ये आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर देखो इतने बड़े हो चुके हैं, अगर हमको कोई दो इक्वेशन दे दे और हमको बोल दे कि उसमें एक वेरिएबल निकालना है, अगर हम दोनों इक्वेशन में रिलेट कर लें, डिवाइड कर दें उनको और कुछ टर्म्स को काट दें, तो इतना तो आना चाहिए, हाँ या ना? आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यकीन माने कि ये क्वेश्चन जो है हमारा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, मेरा पर्टिकुलरली फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ये मैं अपने नोट्स के अंदर भी लिखवाता हूँ और इसका आंसर जो है वो भी काफ़ी बच्चे याद रखते हैं। हमारे मॉड्यूल के अंदर भी, मोशन के मॉड्यूल में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम रिजल्ट का इस्तेमाल किया है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल
कि हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो अचीवमेंट हमारी है मोशन टीम की, हमारा जो कंटेंट इतना अच्छा बना हुआ है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो जेई मेंस के अंदर आ रहे हैं। और इतना बड़ा बड़ा सा जो क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग डर जाते हैं, पर मोशन का बच्चा उसके ऊपर निखर जाता है ना, अच्छे से काम कर जाता है, खेल जाता है। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट along a smooth inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal, okay, it takes time capital T। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही बता देता हूँ, वरना कोई ये सोचे कि सर आप तो क्वेश्चन रीड कर करके बता रहे हो, आपको याद नहीं रहा। नहीं नहीं, हमको याद है। एक बार क्या करते हैं, इसके अंदर स्मूथ सरफेस के ऊपर कोई टाइम मान लेते हैं, स्मूथ सरफेस के ऊपर कितना स्लाइड करके आया है, T1 टाइम लिया है उसने। और फिर उसके बाद क्या ले लेते हैं, एक रफ सरफेस ले लेते हैं, सेम टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और उसका कॉफिशिएंट हम बोल देते हैं म्यू। अब ये नीचे की तरफ स्लाइड क्यों हो रहा होगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर टेन थीटा से कम रखी हुई होती है ना, और इधर की तरफ ये स्लाइड कर रहा होता है, तब उसको टाइम अलग लगता है। कितना टाइम लगता है, तो हम हमारी क्लास में बताते हैं कि उसको एन टाइम ज़्यादा लगा, यानी कि अगर T1 की वैल्यू T हो तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो होती है n टाइम्स ऑफ T। सिमिलर फैशन में ही जेई मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आया आप देख सकते हैं, व्हेन द सेम बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द रेस्ट अलोंग अ रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग द सेम एंगल थ्रू द सेम डिस्टेंस, इट टेक्स टाइम अल्फा टाइम्स ऑफ टी। तो हम तो एन टाइम्स ऑफ टी बोलते हैं, उन्होंने अल्फा टाइम्स ऑफ टी बोल दिया। सो इसमें क्वेश्चन में निकालते क्या है, इसके अंदर म्यू और थीटा में और एन में रिलेशन निकालते हैं, और इसका जो आंसर आता है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ आपको, फिर इसको फटाफट से बता भी देंगे कैसे निकाला। वो आता है म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। इस तरीके से रिलेशन आता है। कैसे निकला होगा बेटा, आप मुझे बताओ, इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। यहाँ से यहाँ तक कितना चलना है, एल मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना चलना है, एल मान लेते हैं। यहाँ का एक्सेलरेशन मिल गया तो, और यहाँ का एक्सेलरेशन मिल गया तो सर वही काइनेमेटिक्स लगा देंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहाँ से लेके यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल सेम है, बस एक्सेलरेशन ही अलग अलग, उसी की वजह से ही टाइम अलग अलग हुआ है। यस 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 यस। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा सर, स्मूथ सरफेस पे कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो केवल mg साइन थीटा फोर्स लगेगा, उसको m से डिवाइड कर लेंगे। इधर की तरफ mg साइन थीटा होगा, पीछे की तरफ म्यू mg कॉस थीटा होगा। तो इसके अंदर हम जो अभी अभी निकाला था हमने, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, उसकी वैल्यू हम लेंगे, और उन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्या उससे रिलेटेड ये डायरेक्टली क्वेश्चन होगा? यस। ये क्वेश्चन 15 सेकंड में हो सकता है, 10 सेकंड में हो सकता है। जैसे ही कोई इसको पढ़ेगा वो ये समझ जाएगा कि ये असल में अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, सर ये तो इससे मैच कर ही नहीं रहा। अरे कर रहा है, ध्यान से देखो। क्या मैं एन स्क्वायर को ऊपर ले जाके एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर नहीं लिख सकता? हाँ, एन का मतलब अल्फा है सर, इस वाले टर्म का कोई मतलब नहीं है। टेन थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। टेन थीटा की वैल्यू को किसके बराबर कर देंगे, 1 अपॉन रूट एक्स के। तो टेन कितना थीटा दिया है, कितना थीटा दिया है सर, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 1 अपॉन रूट एक्स, लेकिन इसकी वैल्यू तो 1/√3 होती है। और इस तरीके से खुशी खुशी दिमाग में ही कोई सॉल्व कर सकता है कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, मोशन के अंदर भी जो बच्चे ध्यान देते हैं, तो वो बाद में रिपोर्ट करते हैं कि सर बड़ी खुशी का अनुभव हुआ था जब जेईई मेंस का पेपर दे रहा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे जो हमने प्रैक्टिस किए थे। इस खुशी के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। यस, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ये कि हमने जो पढ़ा, ध्यान दिया, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे मैं कर लूँगा, अगर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो मैं कर लूँगा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू दे दिया जाता है, लेकिन बेटा वो जेईई एडवांस में होता है, उसके लिए तैयारी बिल्कुल करती है, बिल्कुल करनी है हमको, और उसमें भी आपकी मोशन मदद करेगा। राइट, चलिए, तो ये क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी हो गया, और इसके अंदर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर का इस्तेमाल है। ठीक, ये देख सकते हैं आप, इसका जो सॉल्यूशन है तो बड़ा लंबा, लेकिन हमने बोला ना कि हमारे नोट्स में लिखवा दिया जाता है। स्मूथ इंक्लाइन के लिए हमको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, जी साइन थीटा। अगर रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए हमको पता है कि आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यहाँ पर भी हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा रहे हैं,
और यहाँ पर भी हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा रहे हैं क्योंकि दोनों में s की वैल्यू सेम है, कंपेरिजन ईजी है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ही सोच के बताएं कि किस चीज़ से रिलेटेड है। चलो इसको मिलकर पढ़ते हैं और इसमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। द बॉक्सेस ऑफ masses 2 kg and 8 kg are connected by a massless string passing over a smooth pulley। ठीक है सर, ये फ्रिक्शन का लग नहीं रहा क्योंकि स्मूथ सरफेस वगैरह दे रखी है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ मास 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। अगर इनिशियल स्पीड आपके 8 kg की 0 है और ग्राउंड से उसकी दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर हम मान सकते हैं, तो ये कितने टाइम में उसको कवर कर लेगा सर, ये तभी निकाला जा सकता है जब इसका एसेलरेशन पर हम कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका एसेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो हम इसको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से एक बार फिर से सॉल्व कर सकते हैं और s इज इक्वल्स टू यू टी में u तो 0 है प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, जिसमें s की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है। बस मुझे चाहिए कि एसेलरेशन ऑफ द 8 kg ब्लॉक मिल जाए, क्योंकि हमको दिख ही रहा है कि सर ये पुली सिस्टम यानी कि कंस्ट्रेन्ड मोशन टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बन सकते होंगे। यस बिल्कुल आपने सही समझा। तो 2 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, 8 kg ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, इसके ऊपर टेंशन ऊपर लग रहा होगा, इसके ऊपर टेंशन रिवर्स में लग रहा होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि इस रस्सी में अगर मैं टेंशन T मान लूँ तो ये एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी, और अगर वो मासलेस होती है, बीच में कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं आता, तो उसमें टेंशन की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पर भी टेंशन और यहाँ पर भी टेंशन क्या होता है, सेम। अब आपको ये हो सकता है कि पता हो कि कंस्ट्रेंट मोशन के रिलेशन कैसे निकालते हैं। अगर हम इसका एसेलरेशन a1 मान लेते हैं और इसका एसेलरेशन a2 मान लेते हैं, तो हम a1 और a2 में रिलेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी पावर मेथड बोल दें या वर्क मेथड बोल दें, एक ही बात बोलते हैं उसको। तो पावर मेथड ये कहता है कि जब t और a का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा सर, 2t तो ऊपर की तरफ है और a नीचे की तरफ है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आपका समेशन ऑफ t डॉट a होता है उसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, 0 फॉर द सिस्टम। तो इसके अंदर हमारे कितने ब्लॉक मौजूद हैं सर, t इंटू a1 कर देंगे सर, t इंटू 2a2 कर देंगे इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एक गलती हो गई है ना, यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपका जो 2t इंटू a2 है ना, 2t इंटू a2 करेंगे। यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगेगा ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि सर अभी बात हुई है कि इसके ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे की तरफ इसका एसेलेशन माना गया है, राइट। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर ta1 इज इक्वल टू 2ta2, तो आपकी 2a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी a1 हो जाएगी, राइट। तो ये एक रिलेशन आ गया। सर ये रिलेशन तो आ गया, लेकिन इसमें a1 और a2 की वैल्यू कहाँ मिली, बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन कंस्ट्रेंड प्लस एनएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सर इक्वेशन हमको इस 2 kg ब्लॉक पर भी बनानी पड़ेगी और 8 kg ब्लॉक पे भी बनानी पड़ेगी। कौन सी वाली, F इज इक्वल टू ma वाली, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ma क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई 2 kg ब्लॉक है, ऊपर की तरफ टेंशन T है, नीचे की तरफ उसका mg लगेगा जिसको हम 2g ले लेते हैं। इसका एसोलेशन ऊपर की तरफ क्या लिया गया था, a1, तो हम बोल सकते हैं इसकी इक्वेशन हो जाएगी t माइनस 2g इज इक्वल्स टू मास इनटू एसोलेशन। ये एक इक्वेशन इसकी हो जाएगी, ओके। और जो हमारा 8 kg ब्लॉक था, उस 8 kg ब्लॉक के अंदर पुली के अंदर तो कोई मास नहीं था, तो इसको इसी का हिस्सा मान लेते हैं। t और t कितना 2t, नीचे की तरफ कितना 8g और नीचे की तरफ ये एसेलेशन कितना a2, ठीक है। तो इसके लिए F इक्वल टू ma कैसे लगेगा सर, एसेलेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव लिया जाता है तो 8g, एसेलेशन के विपरीत डायरेक्शन को हम माइनस 2t लिख देते हैं इज इक्वल्स टू मास इनटू एसेलरेशन। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। लेकिन सर a1 और a2 में तो रिलेशन पहले ही हमको पता था, बिल्कुल सही बात। जैसे ही हम इसका रेशो ले लेंगे, आप देख सकते हैं कि 2a1 को जब मैं 8a2 से डिवाइड करूंगा तो a1 a2 का रेशो मिल जाएगा और फिर हमको यहाँ पर टेंशन की वैल्यू भी मिल जाएगी। जैसे ही हमको टेंशन की वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू हम इसके अंदर पुट करके a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर हमको a2 मिल गया तो सर हाफ at स्क्वायर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हमको यहाँ पर टाइम की वैल्यू भी मिल जाएगी।
तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अंदर 1D मोशन इस्तेमाल किया है, स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया गया है, और फिर उसके बाद न्यूटन के नियम, सेकंड लॉ, आपके F=ma का भी इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है सर, हाँ ये बात तो है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से करी होगी तो ये क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ओके, तो चलें आगे की तरफ। चलिए ठीक, तो किस तरह से काम किया वो तो हमको समझ में आ चुका है। कुछ इक्वेशंस बनाई और यहाँ पर कुछ इक्वेशंस बनाकर हमने टेंशन की वैल्यू निकाल कर फिर E2 की वैल्यू निकाल के S=ut + ½ लगा दिया। आप भी देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि सर ये वाली जो इक्वेशन है ये 2 kg ब्लॉक के ऊपर नज़र आ रही है। ये वाली इक्वेशन जो है सर ये मेरे हिसाब से आपके 8 kg वाले पोर्शन पर नज़र आ रही है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे कि ये दे रखा है, अच्छा इसका 2a ले सकते हैं A1 A2 के हिसाब से। तो इसका एक्सेलेरेशन a है, इसका एक्सेलेरेशन 2a कैसे हो गया सर? इसको हमने क्या माना था A2 और इसके अंदर हमने क्या माना था A1। हमारा रिलेशन आया था सर 2a2 = a1। सही बात, सही। अगर मैं A2 को ही a मान लूंगा, अगर मैं A2 को ही a मान लूंगा तो क्या A1 की वैल्यू 2a लेनी पड़ेगी? यस, ठीक है। तो अगर हमको A1 A2 दो वेरिएबल नहीं बनाने तो एक वेरिएबल में भी काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन बच्चे कैसे काम करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए जो हम लेकर आए हैं वो आया है कहाँ से। 2 ब्लॉक्स M = 0.5 kg और कैपिटल M की वैल्यू ओके ठीक है आर अरेंज्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन द फिगर, यानी कि नीचे की तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं है। The coefficient of the static friction between the two block is 3/7, बड़ा ही अजीब सा दिया है, लेकिन म्यू की वैल्यू कितनी दे दी? 3/7। Then the maximum horizontal force that can be applied on the larger block so that the blocks move together. टुगेदर का मतलब बेटा ये हुआ कि इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है, लगेगा तो इनके बीच में क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो इन दोनों को साथ में चलना है, लेकिन सर ये कोई भी फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये एक मैक्सिमम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम फोर्स के बारे में अगर कोई बात करता है तो हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कंडीशन सिखाई जाती है, आपको भी एक बार रिवाइज कराते हैं। जिस ब्लॉक को खींचा जाता है उसका एनालिसिस करने की जगह जिसको नहीं खींचा जाता उसका एनालिसिस करना सही लगता है। ठीक है, अब आप ही मुझे यहाँ पर बता दें कि नीचे वाले को खींचेंगे तो ऊपर वाला भी क्यों चल रहा है? नीचे वाले को मैं अपने हाथ को मूव करूंगा लेकिन ये पेन साथ में क्यों चल रहा है? अगर स्मूथ सरफेस होती तो सबको पता है, ऐसा स्मूथ सरफेस होती है यहीं रह जाता, आपका हाथ आगे चला जाता, राइट है ना। लेकिन रफ सरफेस है, आपके हाथ जो है वो रफ सरफेस है, तो हम बोल सकते हैं कि अब आप अपने नीचे वाले पार्ट को मूव कर रहे तो ऊपर वाला उसके साथ में इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम जो ऊपर वाले ब्लॉक का बनाया जाएगा वो ये है कि फ्रिक्शन इसकी मदद कर रहा है आगे चलने में, एक्सेलरेट करने में, और कैपिटल M पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, उसका एक्सेलरेशन भी आगे ही होगा और इवन सेम ही होगा। आप अलग अलग भी एनालिसिस कर सकते हो, पूरे सिस्टम का भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक छोटे वाले का तो एनालिसिस करना ही पड़ेगा। क्या मुझे स्मॉल m की वैल्यू पता है? 0.5। क्या ये फ्रिक्शन की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उसके हिसाब से हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा? हाँ पता है सर, इसकी वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल होती, और यहां पर जो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और यहां पर जो नॉर्मल हो रहा होगा वो उसी को ही सपोर्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू mg, राइट। अब हम यहाँ पर छोटे ब्लॉक के लिए सॉल्व करेंगे तो F = m × a लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर एकमात्र फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करवाना चाहता है। इस फ्रिक्शन की वैल्यू को म्यू × mg लिख देंगे, इधर की तरफ m × a लिख देंगे, m से m काट देंगे। म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है क्या? एक बार चेक कर लीजिए। हाँ सर, म्यू की वैल्यू 3/7 दे रखी है, तो यहाँ पर 3/7 को g की वैल्यू हमको 9.8 दे रखी है। देखिए यहाँ पर कुछ कई लोग क्या होता है देखते नहीं हैं और g की वैल्यू को 10 ले लेते हैं, पर यहाँ पर हमको दिया है 9.8, तो हम a की वैल्यू निकालेंगे म्यू × g जो कि होगा 3/7 × 9.8। 9.8 को हम 98/10 लिख देते हैं। क्या हम 7 को यहाँ से काट सकते हैं?
क्या 7 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी? हाँ, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सर 7 इससे कट जाएगा, क्योंकि इसको 98 को कहीं लोग जानते भी कि सर 49 इंटू 2 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 49 इंटू 2। तो 7 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, और फिर उसके बाद ये 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3/10 से हम अपने एसोलेशन की वैल्यू निकाल लें। सर इस एसोलेशन की वैल्यू से मिलेगा क्या? देखो, अब इन्होंने बोला है कि मूविंग टुगेदर। अगर मूविंग टुगेदर है तो हम पूरे सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं। सर पूरे सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? कैपिटल है। पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है? टोटल मास है 0.5 और 4.5, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 5 kg इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और ऊपर वाले का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वही काउंट होगा, क्योंकि वो उससे ज़्यादा चलने को तैयार नहीं है। यस, और उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, कितनी आई थी यार? इसको इससे काटेंगे 7 टाइम, 7 इंटू 3 ही बता दो, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 सर 42, 42/10। फिर हम यहाँ से 5 से 2 टाइम काट देंगे, फिर इसको यहाँ पे काट देंगे और इसका आंसर हम निकाल लेंगे। इसका आंसर आएगा 21। आया कि नहीं आया? आ गया है ना? पूरा अच्छे से आपके लिए सॉल्व किया, लेकिन हिंट ही काफ़ी था सर, है ना? केवल हिंट ही काफ़ी था, और उससे बाद हम खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट इज़ अ इजी क्वेश्चन माना जाता है। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम इसका नाम भी है, जो हम फ्रिक्शन के अंदर डलवाते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर विच इट हैज़ अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके सर, फिर से फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन हमारे सामने मिल रहा है। इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स कैपिटल F, द वैल्यू ऑफ F विल बी। ठीक है, अब देखो जल्दबाजी में रीड करते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन कितने सेकंड लिए? 5-6 सेकंड। 5-6 सेकंड और भी दे दोगे ना कभी कभी अपने टेस्ट के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का क्वेश्चन है, ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का क्वेश्चन है, और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर अगर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया होता है, तो आपसे पूछा है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए। यस, कितना मिनिमम पॉसिबल फोर्स लगाया जाए कि हम इसको मूव करवा सकें। क्या यही बोला था? हाँ सर, डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव। ठीक है, तो इसको मूव कराने के लिए एक्चुअली काफ़ी लोग जो गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं कि सर इसको मूव कराने के लिए मैं इधर से क्या करता हूँ, एक F ले लेता हूँ, जो कि किसको ओवरकम कर जाएगा सर? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल mg से ओवरकम कर जाएगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू जो भी आएगी वो कैपिटल F के बराबर करके इसको जस्ट स्लाइडिंग वाला केस बना देंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में आपकी कैपिटल F की वैल्यू मिनिमम नहीं आती। ये आपके नोट्स में ही लिखवाया जाता है अधिकतर जगह पर कि सर ये क्वेश्चन एक्चुअली कैसे होता है। मान लेते हैं कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी एंगल थीटा पर लगाते हैं और इसको स्लाइड कराने की कोशिश करते हैं। फिर इधर की तरफ F cos थीटा आता है, इधर की तरफ F sin थीटा आता है, नीचे की तरफ mg आता है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता हुआ मानते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन लगता हुआ मानते हैं। ये जो फ्रिक्शन होगा और ये जो F का कंपोनेंट होगा, इसको जस्ट बैलेंस करेंगे। जो आपका कैपिटल F का जो फंक्शन है वो थीटा के टर्म्स में आता है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर कॉमन सेंस से ट्रिग्नोमेट्री से F की मिनिमम वैल्यू जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू आती है म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्या ये सर याद रखना होता है? हाँ, मोस्टली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर ही आता है, अधिकतर स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ही मौजूद होता है। HC वर्मा में ये मौजूद है, और कोई बुक उठाओगे तो उसमें भी आपको ये मौजूद मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा खींचते हुए नहीं बल्कि फॉर्मूले से ही कर लूँगा, और म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्या बिल्कुल यही है? हाँ, म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है इसको देखते हैं। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ इज प्लेस्ड ऑन द टेबल सच दैट अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल। ओके, हमारी एक टेबल एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारी स्टडी टेबल ही सब कुछ है, उसी पर ही पढ़ाई होती है। हाँ, ध्यान रखना, लेटे लेटे सोफे पर टीवी के सामने मोबाइल के सामने पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि एक डेडिकेटेड पढ़ाई ही एक अच्छा रिजल्ट देती है। सिंपल सी बात है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि चलो टेबल की याद आ गई। टेबल के ऊपर एक चेन है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट हैंग हो रहा है और कुछ पार्ट सरफेस पे रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। द सिस्टम इज एट रेस्ट, लेकिन वो चेन गिर नहीं रही। सर अगर स्मूथ सरफेस होती तो गिर जाती। हाँ, स्मूथ सरफेस है नहीं शायद, मेरे हिसाब से देखना आप। अरे हाँ,
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द सरफेस इज गिवन, दैट इज 0.5। तो हमसे पूछा है कि कितनी मैक्सिमम लेंथ जो है वो चेन की वो टेबल से हैंग हो रही होगी, टेबल पर होगी नहीं, टेबल से हैंग हो रही होगी, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। इस क्वेश्चन को जब हम कराते हैं तो किस तरीके से कराते हैं, मान लेते हैं कि जो इसकी लेंथ है वो 6 मीटर नहीं, कोई एल लेंथ है, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा नीचे की तरफ झूल रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कितना हिस्सा नीचे की तरफ झूल रहा है, सर x मान लो। सर बची हुई लेंथ कितनी है, सर बची हुई लेंथ आपकी l माइनस एक्स मान लो। यहां पर ऊपर में क्या होगा, आपके रफ सरफेस होगी, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके इस वाले पार्ट के, है ना, इस वाले पार्ट के mg, इसको m डैश बोल लेते हैं क्योंकि ये मास जो है टोटल मास नहीं है, तो ये m डैश g, इस वाले मास का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको ये यहां पर क्या कर रहा होगा, अलोंग दी चेन में बैलेंस करना जरूरी है, तभी ये रेस्ट पे रहे। तो यहां पर जो आपका फ्रिक्शन होगा वो m डैश g के बराबर होना चाहिए, राइट। अब ये फ्रिक्शन, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम लेंथ, अगर ये मैक्सिमम लेंथ है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, है ना। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इनटू नॉर्मल। ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉर्मल जो लगेगा वो टोटल मास पर नहीं, बल्कि ये वाला जो मास है उस पर लगेगा, और इस वाले मास को, चलो इसको m1 नाम दे देते हैं और इसको नाम m2 दे देते हैं। यहाँ का जो आपका m2 है उसको लिखने का तरीका क्या है कि सर l लेंथ के अंदर अगर m मास होता है तो हम बोल सकते हैं कि x लेंथ के अंदर कितना होगा, सर m बाय एल इंटू एक्स। अरे l माइनस एक्स में कितना होगा, सर m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी m1 और ये वाली हो जाएगी m2, क्योंकि ये x लेंथ है और ये l माइनस एक्स लेंथ है। तो मैं यहाँ पर म्यू m2g ही लिख देता हूँ फिलहाल के। तो हमारी कंडीशन क्या बनी कि सर म्यू m2g है वो m1g से बैलेंस होना चाहिए। क्या बोला मैंने, म्यू m2g जो है वो m1g से बैलेंस होना चाहिए, g से g कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि म्यू m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, m1, जिसमें से म्यू की वैल्यू दे रखी है सर 0.5 यानी कि 1/2। और अगर मैं m2 के बारे में बात करूंगा तो सर m2 में जो टर्म आएगा वो l माइनस एक्स आएगा। सर इसमें m/l और m/l दोनों में कॉमन है, तो मैं लिखूं ही क्यों, और यहाँ पर क्या लिख दूं, l माइनस एक्स जैसा, और यहाँ पर लिख दूं x जैसा। क्या यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, और l की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी, 6। तो यस, दिस क्वेश्चन इज अ बेसिक फ्रिक्शन क्वेश्चन कि एक ब्लॉक नीचे की तरफ हो, एक ब्लॉक ऊपर की तरफ हो, ये वाला ब्लॉक गिरने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से वहां पे उसको रोकना चाहता है, तो इधर का फ्रिक्शन, इधर का ग्रेविटी का जो फोर्स है वो अलोंग द स्ट्रिंग के अंदर या अलोंग द चेन के अंदर बैलेंस कर दिया जाता है। बड़ा ही एक आसान क्वेश्चन होता है और काफ़ी लोग इसको प्रैक्टिस करके भी जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रहे हैं, आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें, मोशन के साथ जुड़े रहें, मोशन के चैनल के साथ जुड़े रहें। हम ऐसे क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि लगभग सभी क्वेश्चन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल जो हमारी कंडीशन आई थी, क्या वो लास्ट में यही कंडीशन थी, 1/2 इंटू एल माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, हाँ उसी से हम अपनी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी सालों से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे लेकिन अब आ रहे हैं। आप देख सकते हो पुली के अंदर पुली, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं बुक्स में मिल जाएंगे। हमारे मोशन के बोल सकते हैं कि नोट्स के अंदर पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। कभी कभी 2 पुली लेते हैं, कभी 3 लेते हैं, कभी 3 से 4 पुली भी हम ले लेते हैं। तो अधिकतर लोग जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े होते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। चलो जल्दी से देख लेते हैं कि ये चाहते क्या हैं। ये चाहते हैं कि इन सबके रिलेशन में एक्सेलरेशन के अंदर रिलेशन निकाल कर बताएं। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर A1, A2, A3, A4 जो हमको दे रखा है आर द एक्सेलरेशन ऑफ द masses M1, M2, M3 and M4 respectively. Okay, fine. Which of the following relation is true for this arrangement? Yes, we need to find out the relation between all the acceleration. तो अब वो एक्सेलरेशन सर इन्होंने ये तो दिया ही नहीं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, यही एक खामी इस क्वेश्चन के अंदर रह गई। लेकिन ये चीज़ सिखाई जाती है कि सभी का एक्सेलरेशन किधर मान लिया जाए, फिलहाल के लिए बिल्कुल सेम डायरेक्शन में मान लिया जाए। सर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बात तो सही है, अगर कोई नीचे आया तो कोई ना कोई ऊपर तो जाना चाहिए था, हाँ, लेकिन फिर भी ये एक्सपीरियंस से देखा जाता है कि सबके एक्सेलरेशन क्या है फिलहाल के लिए सेम डायरेक्शन में मान लिए जाए।
फिर उसके बाद सर रिलेशन कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, रिलेशन जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपके समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 से। सर ये अभी अभी एक और क्वेश्चन गया था, उसमें भी यूज हुआ था। हाँ देखो, स्ट्रिंग कंस्टेंट या फिर पुली और आपके जो रस्सी है, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर जब आइसोलेशन की वैल्यू निकालनी होती है तो भी ये काम में आता है, और अगर केवल रिलेशन निकालना है तो भी ये काम में आता है। ठीक है, अब हम यहाँ से कहाँ से चालू करें? तो देखो, अगर ऊपर से चालू करेंगे और ऊपर की तरफ टेंशन टी मानेंगे तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पर आधा आधा टेंशन ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर t/2 होगा तो फिर उसका आधा आधा कर लेंगे। तो आधा करना देखो मेरे को तो पर्सनली अच्छा नहीं लगता, मेरे को डबल और 4 टाइम्स करना अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ का टेंशन ले लेता हूँ टी, यहाँ का टेंशन भी टी होगा, लेकिन यहाँ का टेंशन 2t होगा, तो यहाँ का टेंशन 2t, और यहाँ का 2t और 2t, तो यहाँ पर कितना 4t, और यहाँ पर भी कितना है 4t। नहीं आया ऐसा 7, वापस से देख लो। इस रस्सी के अंदर टेंशन t है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पुल्ली मासलेस है मानी जाती है। इधर t और इधर t का जो नीचे के जो दो फोर्सेस होते हैं वो ऊपर के फोर्सेस से बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि इसमें मास नहीं है। मास नहीं है तो हम F इक्वल टू एम में m की वैल्यू 0 डालेंगे तो F 0 आएगा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करने के लिए नीचे का 2t और ऊपर का 2t क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है। ये 2t तो ये 4t क्यों? अब बोलने की जरूरत नहीं है सर, अब समझ में आ चुका है कि ये मासलेस है, तो नीचे वाले फोर्सेस इसके ऊपर जो लगते हैं पुली के ऊपर वो ऊपर वाले के बराबर होने चाहिए। 2t इधर कितना 40 ये रस्सी तो 40 हो। m1 किससे मल्टीप्लाइड है सर? 4t से। m2 किससे मल्टीप्लाइड है? 2t से। m3 किससे मल्टीप्लाइड है? t3 से और t से। और m4 भी कितने से? t से। लेकिन डॉट प्रोडक्ट के साथ में क्या हमको दिख रहा है कि ये जो आपका t है ऊपर की तरफ लगेगा, a4 नीचे, तो सर ये माइनस t इंटू a4 लिखेंगे। यहाँ पर m3 के ऊपर आइसोलेशन नीचे और ऊपर की तरफ t, तो इसमें भी माइनस में लिखेंगे। तो एक बार लिखना चालू कर देते हैं, माइनस t इंटू a4 माइनस t इंटू a3। फिर उसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो सर 2t ऊपर की तरफ लगेगा, a2 नीचे की तरफ है सर, माइनस 2t इंटू a2, और इसके लिए माइनस 4t इंटू a1 इज इक्वल टू 0। क्या कोई कंडीशन हमको यहाँ पर मैच करती हुई नजर आ रही है? मुझे तो दिख रही है, आपको दिख रही है क्या? देखो, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस टी को कॉमन ले लेंगे, और फिर यहाँ पर a4 अकेला दिखेगा, a3 अकेला दिखेगा, a2 2 के साथ दिखेगा, और a1 4 के साथ दिखेगा। तो 4a1 2 a2 a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके की कंडीशन हमको मिल गई है। और क्या यही आंसर आपके एनटीए ने जेईई मेंस में भी यही दिया है? यस। और आप देख भी सकते हैं जो सॉल्यूशन है उसके अंदर समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0 का इस्तेमाल किया गया है यूजिंग द कंस्टेंट मोशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये एक आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में माना जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर थोड़ा समय बिता दिया जाए तो इस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड आया है? चलो देखें किससे रिलेटेड है। अ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स। सर लग रहा है कि ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन होगा और 2 ब्लॉक प्रॉब्लम से होगा, देखते हैं। मास की वैल्यू 2 kg, कैपिटल एम की वैल्यू 8 kg, स्मूथ टेबल पर है। अरे स्मूथ टेबल पर है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक इनका अंदर 0.5 है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल एफ दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक, और ये सो दैट द ब्लॉक मूव टुगेदर विल बी। तो वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये रिपीटेड हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि सर ये एक टास्क है हमारा, है ना। इस क्वेश्चन को एक टास्क के तरह हम ले सकते हैं। बस एक्चुअली मासेस क्या हो गए हैं, वहाँ पर मासेस अलग थे और यहाँ पर मासेस अलग है। वहाँ पर आपके कौन से मासेस के बारे में बात कर रहा हूँ? रिवाइज करो, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करने का टाइम दे रहा हूँ। सर वो सर 0.5 और 4.5, हाँ बस उसी से ही रिलेटेड है। तो ये आपकी जो मेमोरी, कितने अच्छे से आप पढ़ते हो, जैसे कि हम कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, हमको ये पता है कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन, हम उस प्रेजेंट माइंड में ही हैं कि अभी किस माहौल में। अभी हमारे पास 4 चीज़ें नहीं चल रही कि अरे मेरी मम्मी, मेरे पापा, ठीक है, मेरी फैमिली, हम बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें हम नहीं होंगे डिस्ट्रैक्ट, हम तो कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, तो सब कुछ याद रहता है कि सर सेम कॉन्सेप्ट गया है। कि आपको भी ये याद था? तो इस टाइम पर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ सर ये मुझे याद था कि ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें ए मैक्सिमम निकाला जाता है ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर, और फिर उसके बाद सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर आइसोलेशन निकाला गया है, और फिर उसके बाद हमने इसको टुगेदर में सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं।
मंकी वाला क्वेश्चन, मंकी वाला क्वेश्चन, क्या मंकी वाले क्वेश्चन फेमस हैं? हाँ, मंकी वाले क्वेश्चन है, कभी रस्सी से ऊपर जाता है, कभी रस्सी से नीचे जाता है। ऊपर जाते हुए सर ऊपर का टेंशन ज़्यादा होना चाहिए तभी तो ऊपर जाएगा, जब नीचे आ रहा है तो सर सिंपल सी बात है कि नीचे का mg ज़्यादा रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत गए हैं और ऐसे क्वेश्चन मार्केट में घूम रहे हैं। तो देखें जरा ये कहाँ से आया है। अ मंकी ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप विच कैन विदस्टैंड द टेंशन ऑफ 350 न्यूटन। ये भी एक खास बात है। देखो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भारी मंकी बहुत ज़्यादा तगड़े एक्सेलरेशन से नहीं ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सकता है, रस्सी टूटने का खतरा है। तो यहाँ पर उस रस्सी की एक बियरेबल स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है, इससे ज़्यादा नहीं करने का। If the monkey initially climbs down with an acceleration 4 meter per second square, then climbs up with the acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको ये दे रखा है कि जब वो ऊपर जा रहा है तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, जब वो नीचे आ रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है। तो बताना है कि कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना दे हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है मंकी है, एकदम खुश मंकी है ना, बढ़िया। और इसको ऊपर जाना है कभी नीचे जाना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा अगर इस पूरे को सिस्टम ले लेंगे हम, तो इसके अंदर क्या है कि रस्सी में और इसमें आपस में जब ये पकड़ा होता है तो वो इंटरनल फ्रिक्शन होता है। उस इंटरनल फ्रिक्शन की हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। नीचे की तरफ इस मंकी का क्या लग जाएगा आपका mg, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा t। जब इसको ऊपर जाना होगा तो t की वैल्यू ज्यादा होगी, जब इसको नीचे एक्सेलरेट करना होगा तो mg की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, तो अगर मैं इसमें ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता हूं तो आपकी टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? सर बहुत आसान है, F इज इक्वल टू एम ए में T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, है ना। T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम जी प्लस एम ए। ओके सर, क्या यहाँ पर मास ऑफ द मंकी दिया हुआ है? हाँ, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि T की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन 50 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब बहुत ज़्यादा है। हाँ, 4 इंटू 50 से कितना हो गया? 200। लेकिन ये जो 50 इंटू 10 है 500, 500 प्लस 200 700। सर 700 टेंशन आ रहा है जो कि वह बोल सकते हैं कि बियर नहीं कर सकता सर, इसलिए रस्सी टूट जाएगी। यस, डायरेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड्स। हाँ, अगर इस तरीके की हरकत करेगा कि ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाने की कोशिश करेगा अचानक से, तो आपकी रस्सी टूटने का खतरा है, टूट ही जाएगी। मतलब क्योंकि उसकी बियरेबल स्ट्रेंथ केवल 350। नीचे आने पर नहीं टूटेगी क्या सर? देखो नीचे आने पर आपकी कंडीशन क्या बनेगी सर? ये पूरा का पूरा सिस्टम है, नीचे की तरफ हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ t है, नीचे की तरफ mg है। तो हम mg माइनस टी इज इक्वल टू ma करेंगे और ये mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma के बाद t की वैल्यू दोस्तों mg प्लस ma नहीं बल्कि mg माइनस ma आती है। तो 500 में अगर हम यहाँ पर 500 कैसे बोला सर? 50 इंटू जी की वैल्यू में आपने 500 रखा, उसके अंदर m इंटू ए माइनस करने का है। m इंटू ए, उसके a की वैल्यू कितनी है? उसकी a की वैल्यू कितनी है? इसके a की वैल्यू नीचे आने पर सर, नीचे आने पर 5 है। तो हम बोल सकते हैं कि सर 5 इंटू 50 इज 250। तो 500 में से जब 250 माइनस करेंगे तो टेंशन की वैल्यू 250 होगी, जो कि बियरेबल स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है? 350 250, तो वो झेल ही सकता है, राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा थर्ड ऑप्शन, जब ऊपर जाने पर ये रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या ये एक इजी सिंपल फंडामेंटल जनरल नॉलेज का सवाल था? हाँ, तो आ जाते हैं कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट था और कॉन्सेप्ट से अलग था, है ना। इसके अंदर हमको टेंशन की वैल्यू चेक करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? चलो देखते हैं। A ball of mass 0.15 kg hits the wall with its initial speed 12 meter per second and bounces back without changing its initial speed. If the force applied by the wall on the ball during the contact is 100 न्यूटन, यानी कि वॉल के द्वारा बॉल के ऊपर फोर्स हमको दे रखा है। कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉल विद द वॉल, राइट। तो हमको मास ऑफ द बॉल दे रखा है,
इनिशियल स्पीड दे रखी है, तो क्या हमको ये पता लग जाएगा कि उसका मोमेंटम क्या है? हाँ, अगर वो सर वापस से बाउंस बैक हो जाता तो सर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चेंज होता है नहीं होता, इन्होंने देखा कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड हमको दे रखी है। तो अगर आपको यहाँ पर एक दीवार दे रखी है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो आ रहा है कितने से? u से, लेकिन वो टकरा कर वापस से जाता है कितने से? उसी स्पीड से। तो बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? तो जो लोग कम मेहनत करते हैं उनको पता नहीं होता है कि इसका चेंज इन मोमेंटम 2mu है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अरे सर 0 ले लो, क्योंकि आने वाला मोमेंटम भी mu है, जाने वाला भी mu है। बेटा मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो p इनिशियल वेक्टर अगर मैं mu i कैप में लूंगा तो p फाइनल वेक्टर मैं माइनस mu i कैप में लूंगा। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपका जो डेल्टा p का मैग्नीट्यूड है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है बेटा, वो किसके बराबर आता है? 2mu के बराबर। फोर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं सर? फोर्स को वैसे तो dp/dt डिफाइन करते हैं, यस, और जो कोलिजन है वो बहुत ही छोटे टाइम का होता है, तो dt को हम डेल्टा टी भी लिख दें, डेल्टा टी को dt भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम डेल्टा p अपॉन डेल्टा t के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एवरेज फोर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो डेल्टा p की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 2mu, और यहाँ पर टाइम इंटरवल चाहिए सर, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हमको दे रखी है 100, क्या हमको m की वैल्यू दे रखी है? यस सर। u की वैल्यू दे रखी है? यस सर। क्या मैं टाइम की वैल्यू निकाल लूँगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे हो जाएगा। हाँ या ना बोलना पड़ेगा कमेंट के अंदर, कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ ही रहा होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर बने रहेंगे मोशन के चैनल के साथ, तो आपकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। अंदर से कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी होता है। बिल्कुल वही किया है ना, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किससे रिलेटेड है। सर ये तो बहुत ही भौकाली क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही डरावना क्वेश्चन लग रहा है। देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज दे रखी है, इंग्लिश हमको आती है, उसको समझेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 inclined planes are placed as shown in the figure. A block is projected from the point A. inclined plane AB के अंदर उसने उसको फेंक दिया ऊपर की तरफ। Its surface with a velocity just sufficient to carry it to the top point B. तो just sufficient का मतलब इस ऊपर जाते 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 केवल ठहर गया, है ना, ठहर गया। हल्का सा अगर पुश दे दिया, हल्का सा फूंक दे दिया तो इधर की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लग रहा है। आफ्टर रीचिंग, ठीक, हाइट कितनी देखिए 10, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट B द ब्लॉक X स्लाइड्स डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द BC, है ना, BC किधर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो आपका ब्लॉक है ये इधर की तरफ स्लाइड कर जाता है। टाइम इट टेक्स टू रीच, जस्ट अ मिनट, हाँ, टाइम इट टेक टू रीच द पॉइंट C फ्रॉम पॉइंट A। अच्छा, A तो यहाँ है, 10 10 10 10 10 10 10 B पे चला गया, इसका टाइम निकाल लेंगे। सर क्या आसान क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालने के लिए S इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है सर, आपने ये भी बताया था कि V इक्वल टू u प्लस AT और S इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर के चलते इस L को लिखा जा सकता है, इस L को लिखा जा सकता है हाफ इंटू A1 इंटू T1 स्क्वायर। बस ये A1 की वैल्यू मिल जाए। इसके अंदर जो आपके डिसलेशन की वैल्यू है वो हम बोल सकते हैं पीछे की तरह वो g साइन थीटा के बराबर होगी, और यहाँ पर एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू जी इंटू साइन 45 डिग्री, सब लोग जानते हैं 1/√2 इंटू टाइम का स्क्वायर, और ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली जा सकती है? हाँ, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10√2। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 10√2 भी लिख सकते हैं। क्या इससे मेरे को T1 के बारे में जानकारी मिल जाएगी? हाँ, T1 के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और बताइए सर और क्या करेंगे? सर नीचे आने वाला तो और भी आसान, नीचे आने वाले के अंदर तो हमको इधर 2 इक्वेशन लगाकर ये वाली चीज़ लानी पड़ती है। इसके अंदर तो एक ही तरीके से हमको पता है कि इनिशियल स्पीड कितनी है 0, और S इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर से इस पर काम किया जा सकता है। और कितना डिस्टेंस यहाँ पर चलना है, क्योंकि ये 10 है, ये 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है आपकी 1/2, तो ये 10 है तो ये कितना होगा? ये 20 होगा। तो हम लिख सकते हैं 20 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू इधर की तरफ एक्सेलरेशन g साइन थीटा होगा, और वो g इंटू साइन थीटा 1/2 कर दिया जाएगा, और ये हो जाएगा आपका T2 का स्क्वायर।
तो T1 और T2 को ऐड कर देंगे, अंडर रूट वगैरह में ले लेंगे और बड़ी आसानी से यहाँ पर जो एक छोटा सा इन्होंने स्मॉल t लिख रखा है उसको स्मॉल t लिखते, उसको स्मॉल x लिखते, उसको n लिखते, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। सर ये तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है, NLM का कम लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, पर हमको ये दिख रहा है कि ये एसोलेशन निकाला ही कैसे था। सर ये एसोलेशन हमने निकाला था ऑब्वियसली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर और अलोंग द इंक्लाइन इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हो उसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बोला था, अपवर्ड मोशन के अंदर डायरेक्टली आप L इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं आता, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT और S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के अंदर जब यहाँ पे डिसलेरेशन होता है तो माइनस साइन लेते हैं। यहाँ पर शुरुआत की स्पीड नहीं पता होती लेकिन बाद की स्पीड 0 पता होती है। फिर u की वैल्यू को यहाँ पर लिखा जाता है और फिर उसके बाद आपको s की वैल्यू मिलती है और वो s की वैल्यू किस फॉर्मेट में आ जाती है, हाफ AT स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाती है। ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। नीचे की तरफ आने के अंदर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि शुरुआती स्पीड क्या दे रखी होती है, 0 दे रखी होती है। तो नीचे डाउनवर्ड आने में भी हम क्या कर सकते हैं, हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं, उसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, a uniform metal chain of mass m and length L passes over a massless and the frictionless pulley. It is released from the rest with a part of length L is hanging on one side. तो आपके सामने एक पुली है, पुली के एक सिरे पर कुछ लटक रहा है आपकी चेन और उसका कुछ बाकी का हिस्सा किधर होगा, दूसरी तरफ। रेस्ट ऑफ द लेंथ जो L माइनस L है वो हैंगिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पुली एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपकी स्मॉल l की वैल्यू कैपिटल L बाय x है, जैसे L बाय 2 हो सकती है, L बाय 3 हो सकती है, L बाय 4 हो सकती है, तो आपको एसोलेशन ऑफ द चेन कितना मिलता है, g बाय 2। तो ये पूरे चेन का एसोलेशन अलोंग द चेन दिया हुआ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, तो इस x की वैल्यू बतानी है कि वो 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से बातें कर। क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर चेन का कुछ हिस्सा है और वो L लेंथ का है, यहाँ पर कुछ हिस्सा है। सर ये ऊपर का हिस्सा देखो, ये जो है पुली को हम थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा मत लो आप, ठीक। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस L। इस वाले पार्ट का मास कितना मान लेता हूँ, M1। इस वाले पार्ट का मास कितना मान लेता हूँ, M2। तो इधर की तरफ खींचने वाला फोर्स कितना हो जाएगा सर, M2G। इधर से खींचने वाला कौन सा हो जाएगा, M1G। अगर हम अलोंग द स्ट्रिंग बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो अलोंग द स्ट्रिंग के अंदर M2G भारी पड़ेगा और M1G उसको रोक रहा होगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग के अंदर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा कितना, M2G माइनस M1G। पूरे के पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है, अगर वो टोटल मास को मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ तो इससे हमको एसोलेशन की वैल्यू मिल जाएगी। क्या इससे हमको एसोलेशन की वैल्यू मिल जाएगी और उसकी एसोलेशन की वैल्यू दे रखी है सर कितनी, G/2। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, हम हमारे नोट्स में लिखाते हैं एटवुड मशीन जैसा। ये एक है एटवुड मशीन। क्या होती है, एटवुड मशीन होती है, एक पुली होता है, एक ब्लॉक इधर होता है, एक ब्लॉक इधर होता है। एक का मास हम M1 लेते हैं, एक का मास हम M2 लेते हैं। लेट्स सपोज M2 का मास ज़्यादा है, तो यही जो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, सेम फॉर्मूला क्लास में सिखाया जाता है। M2 माइनस M1G अपन M1 प्लस M2, काफ़ी लोगों को याद भी आ गया होगा। उसको जैसे ही मैंने G/2 के बराबर किया, G से G कैंसिल होगा। क्या मेरे को M1 और M2 में रेशो मिल जाएगा, यस, हमको M1 और A2 के अंदर रेशो मिल जाएगा। जैसे ही मुझे M1 M2 के अंदर रेशो मिलेगा, क्या मैं लेंथ के भी रेशो निकाल सकता हूँ, हाँ सर। मास का जो रेशो होगा वो लेंथ के रेशो के प्रोपोर्शनल ही होगा, क्योंकि इसमें लेंथ अगर छोटी है तो मास भी कम होगा, अगर इसके अंदर लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा होगा, है ना। तो M2 को हम इसके प्रोपोर्शनल और M1 को इसके प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। यहाँ से हम M1 M2 का रिलेशन निकालेंगे और M1 M2 का जो रिलेशन आता है दोस्तों, वो आ जाता है आपका M2/M1 इज इक्वल टू 3। कैसे आता है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हमारा 1/2 बचेगा, इधर की तरफ M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, इसको उठा के इधर ले जाओ सर, तो ये M1 प्लस M2 हो जाएगा। इधर की तरफ 2M2 माइनस 2M1, 2M1 को उठा के इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, उधर की तरफ M2 बचेगा, इधर की तरफ 3M1 हो जाएगा। और जो मैंने बोला था कि M2/M1 का रेशो कितना आ जाएगा, M2/M1 का रेशो कितना आ जाएगा, M2/M1 का रेशो है कितना, 3:1। क्या इसी को ही लेंथ के रेशो में लिख सकते हैं, हाँ, L माइनस L अपॉन L इज इक्वल टू 3।
तो क्या हम इसमें स्मॉल l की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, और वो हो जाएगी l/4। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। क्यों 4 करेक्ट आंसर है? क्योंकि हमसे पूछा ही है कि l/4 जैसा नीचे जो इंटीजर आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर तरीके से ये हमारे नोट से मिलता जुलता ही क्वेश्चन नजर आ रहा है। ठीक है।